तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साउंड के न्यूमेरिकल। हम सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको अगले वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इससे आपके सारे के सारे ध्वनि चैप्टर से यानी कि साउंड से जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर हमको न्यूमेरिकल करने हैं तो जल्दी से बस हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूले और फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल। तो देखो, हमने साउंड देखा था ध्वनि। देखो, एनर्जी का वह रूप जो तरंग के रूप में ट्रैवल करता है और उसको माध्यम की ज़रूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से कि साउंड को क्या माध्यम की ज़रूरत होती है? हाँ, ज़रूरत होती है साउंड को, है ना। तो ध्वनि का उत्पादन यानी कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? जब वस्तु कंपन करती है। वस्तु कंपन कैसे करती है मैं आपको पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ। साउंड के वन दुर्गा वाला जो हमारा सीरीज चल रही है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसको। तो ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? जब हम किसी वस्तु को कंपन कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है यानी कि धागा होता है, अगर हम किसी धागे को हल्का सा हिला दें, है ना, तो वो क्या करता है? कंपन करता है और उसमें से आवाज़ आती है। तो वही हमारा क्या होता है? ध्वनि हमारी ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। वेव, अब देखो, हमको अगर ध्वनि पढ़ना है तो हमको वेव पढ़ना पड़ेगा। वेव के बिना ये चैप्टर आपका कंप्लीट ही नहीं होगा। तो वेव यानी कि तरंग। अगर हम नॉर्मल तरंग को जाने तो तरंग क्या होती है? एक लहर, एक ऐसी लहर, इसी को हम बोलते हैं तरंग, ठीक है। तो तरंग को हम सिर्फ एक क्या बोलेंगे? एक विक्षोभ। अगर हिंदी में बिल्कुल शुद्ध शब्द अगर इसके लिए यूज़ होता है तो वह विक्षोभ। अब जो आती है वेव के दो टाइप होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी क्या होती है? जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा एक्सरे आता है, यूवी रेज आती हैं, और रेनबो वाले जितने भी आपके वो आते हैं वो सभी के सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत आते हैं। और देखो, ये हमारी होती है एक्सरे, यूवी क्या होती है हमारी? इनविजिबल, यानी कि हम जिसको देख नहीं पाते हैं। और रेनबो यानी कि हमारी क्या होती है? विजिबल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और मैकेनिकल वेव जो कि इसका वेव का दूसरा टाइप है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, यानी कि निर्वात, जहाँ पे वातावरण में कोई भी गैस मौजूद नहीं होगी उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, यानी कि निर्वात। उसमें तरंग क्या कर लेती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग ट्रैवल कर लेती है, लेकिन मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर पाती। किसमें? वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। सेकंड, स्पीड इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी ये स्पीड होती है। लेकिन मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है वो इससे कंपेयर में कम होती है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको बोलते हैं हम यांत्रिक तरंग। तो इसकी स्पीड यानी कि यांत्रिक तरंग की स्पीड कम होती है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग से। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा? जैसे हमने इसके एग्जाम्पल देखे एक्सरे, यूवी वगैरह, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के। दूसरा मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? स्प्रिंग साउंड, है ना। साउंड यानी कि इसी जो साउंड है हमारा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो हमारा मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग के अंतर्गत ही आता है। तो अब हम समझते हैं मैकेनिकल वेव के दो टाइप, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो देखो, इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि एक में बनती है हमारी 90 डिग्री एंगल और एक में नहीं बनता। तो जो इसमें 90 डिग्री एंगल बनता है वो है हमारा ट्रांसवर्स वेव। और उसको याद करने का तरीका ये है कि ट्रांसवर्स यानी कि टी कैसा है हमारा? परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि टी जो है परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा, तो इसी में हमारा 90 डिग्री बनता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों में, ठीक है। और जो दूसरा आता है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है, इसमें हमारा 90 डिग्री नहीं बनता। क्यों? देखो, हमने क्या करा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी कि स्प्रिंग, अगर हम एग्जाम्पल लें, हमने एक दीवार पे स्प्रिंग लगा दिया और हमने उसको खींचा, इसको अपनी तरफ हमने अगर इसको खींचा तो जो इसके पार्टिकल के कण होंगे, पार्टिकल इसके क्या हो गए? आगे पीछे होगा स्प्रिंग, और जो उसकी तरंग होगी वो किस तरफ जाएगी? वो भी इस तरफ जाएगी। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में समानांतर। लेकिन जो हमारा अनुप्रस्थ होता है उसमें आप देखो, जो वेव है हमारी, वेव अगर हम इस पर धागे को लेते हैं, धागे को हमने एक दीवार से बांध दिया, बांधने के बाद हमने क्या करा, दोनों तरफ से अगर हम इसको बांध दिया और हमने इसके बाद इसको हिलाया, है ना, हिलाया, तो क्या होगा? ये ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन जो तरंग है, पार्टिकल क्या होंगे? अप एंड डाउन होंगे। लेकिन जो वेव है यानी कि लहर किस तरफ जाएगी? इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कौन सा बना? 90 डिग्री एंगल बना। तो इसीलिए हमारे इसमें अनुप्रस्थ में 90 डिग्री एंगल बनता है। देखो, ये बताना भी ज़रूरी था क्योंकि इसके आपके क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। अब हम जानते हैं सिर्फ पाँच हमारे जो टॉपिक हैं, यानी कि एक हमारा वेवलेंथ, सिर्फ आपको इनके बारे में जानना है कि क्या होता है, बस आपको सिर्फ इतना जानना है। आप न्यूमेरिकल आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। वेवलेंथ, इसको हम दिखाते हैं लैम्डा।
लैम्डा हमारा ग्रीक लेटर है, लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो तो एक तरंग की लंबाई दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की दूरी। सक्सेसिव क्रस्ट क्या होते हैं हमारे, यानी कि सुरंग। अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ तो ये होते हैं हमारे क्रस्ट, टॉप वाला ऊपर का पोर्शन हमारा जो होता है ये क्रस्ट, और नीचे वाला होता है हमारा ट्रफ, है ना। इसको बोलते हैं सुरंग, इसको बोलते हैं गर्त। गर्त मतलब गड्ढे में, सुरंग मतलब ऊपर, ही ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक हो गया। तो यानी कि जो हमारी ये इसमें लैम्डा होगी, यानी कि वेवलेंथ होगी, वो कितनी होगी, एक दो सक्सेसिव क्रस्ट और किसके बीच की दूरी, सुरंग के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको मैं अगर ए पॉइंट बोलूँ और अगर इसको मैं बी पॉइंट बोलूँ तो इसके बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, लैम्डा कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा आयाम, एम्पलीट्यूड। इसको आप ऐसे समझिए, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी। देखो ये होता है हमारा मेन और ये होते हैं हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। अगर मैं इसको सी बोलूँ यहाँ पर तो ये होता है हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि इसके बीच की दूरी। ठीक है। ये जो दूरी है ये, इसको हम मेनली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाइट। ठीक है। थर्ड आता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी एक तरंग के गुजरने में लगा समय। एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस एक पूरी तरंग को जो गुजरने में जो समय लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। उसको हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल डी से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा न्यूमेरिकल के लिए जरूरी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, और हम इसको डिनोट करते हैं न्यू। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। एक फिक्स्ड पॉइंट से नंबर ऑफ वेव, यानी कि कितनी वेव आपकी पास हुई हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से नंबर ऑफ वेव आपकी कितनी पास हुई है, कितने समय में, एक सेकंड में। यानी कि एक सेकंड में जितनी हमारी नंबर ऑफ वेव, यानी कि तरंगों की संख्या जितनी पास होगी, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। हर्ट्ज हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट रख दी गई, हर्ट्ज। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा T=1/न्यू। और लास्ट आता है हमारा तरंग गति। न्यू मैंने आपको बता दिया, क्या फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। तरंग गति यानी कि आवर्ती। तरंग गति हमारी होती है वेव वेलोसिटी। इसके लिए आप बस इसका फॉर्मूला याद रखो, V=D/T। क्या, V=D/T। और एक फॉर्मूला और होता है हमारा V=ν/λ। तो ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके अब न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं अब सीधे। तो एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि के हम पहले ही देख चुके हैं कि ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, एक एनर्जी का एक फॉर्म है। और जब किसी चीज़ में कंपन होता है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, तब ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने चित्र बनाने के लिए बोला है कि ये आपको चित्र की सहायता से वर्णन करना है कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखो, संपीड़न क्या होता है, जब कोई चीज़ सिकुड़ती है, यानी कि जब कोई, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग का उदाहरण बताया था, तो जब स्प्रिंग क्या होगी, सिकुड़ेगी, तब वो क्या होगा, संपीड़न होगा। और जब कोई चीज़ फैलेगी तो वो क्या होगा, हमारा विरलन। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो इंग्लिश में संपीड़न को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और विरलन को बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगला है हमारा ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल क्यों है, हमको ये बताना है। तो देखो, हम इसको यहाँ से समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य क्यों है। देखो क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं, यानी कि जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे पीछे होते हैं। और आगे पीछे किस में होते हैं, हमारे अनुदैर्ध्य तरंगों में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल तरंगों में होते हैं। या आप एक बार इसको बैक करिए और बैक से देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था। क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं, यानी कि हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं, वो भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यानी कि संपीड़न तथा विरलन के रूप में ही संचरित होती हैं, यानी कि मूव करती हैं। तो और ये किस में होता है, हमारा अनुदैर्ध्य तरंगों में होता है, ये हम देख चुके हैं। तो बस इसलिए कि इनकी प्रकृति यानी कि इनका नेचर क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वो बोल रहा है कि आप कौन से ध्वनि के गुण से आप पहचानोगे कि आपका मित्र बैठा हुआ है। तो हम किससे पहचानेंगे, ध्वनि की गुण से, यानी कि क्वालिटी ऑफ टिम्बर से पहचानेंगे। तो अब हम सीधे आते हैं न्यूमेरिकल पे। अगर आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आती है न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परिसर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, हमको लैम्डा फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे सस्ता मेथड, सबसे अच्छा मेथड क्या है,
जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं पहले आपको वो लिख लेना है। तो हमको न्यू 1 दिया गया है 20 हर्ट्ज़ और न्यू 2 दिया गया है 20,000 हर्ट्ज़। ठीक हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको पहली स्थिति बोला है, पहली स्थिति में क्या होगा, जब आवृत्ति हमारी क्या होगी, न्यू 1 क्या है 20 हर्ट्ज़ है। तो हमको पता है तरंगदैर्घ्य हमारी जब इसकी आवृत्ति इतनी है तब हमें निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v = न्यू लैम्डा, इसको रट लो। v क्या है इसमें, वेलोसिटी स्पीड, न्यू क्या है आवृत्ति और लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम इसको कर लेते हैं। हमको जो जो चीज़ दी गई थी एक बार हम उसको पुट कर लेते हैं। लैम्डा = यहाँ से लैम्डा निकालना था, तो लैम्डा = क्या आ जाएगा v/न्यू। तो v कितना है, हमको पता होनी चाहिए कि जो हमारी ध्वनि यानी कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है v, वो कितनी होती है 344 मीटर पर सेकंड। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कभी नहीं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। तो v = कितना हो जाएगा, हम पुट कर देते हैं 344 और न्यू हमको कितना गिवन है 20। पहली स्थिति जब इसकी क्या थी आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ है, पुट करो तो जो इसको सॉल्व करके आएगा वो आएगा 17.2 मीटर। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये आ गया पहला। सेकंड कंडीशन जब इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, जब इसकी जो आवृत्ति है न्यू 2 कितनी है 20,000 हर्ट्ज़। तो लैम्डा = यहाँ से क्या निकलेगा, ध्वनि की गति तो वही रहेगी वेलोसिटी 344/20,000 40। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.0172 मीटर। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, दो बालक किसी एल्युमिनियम पाइप के दो सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर दो बालक किसी एल्युमिनियम पाइप पे दो सिरों पर हैं। तो हमने मान लिया ये हमारा एक एल्युमिनियम का पाइप हो गया। एक बच्चा है यहाँ पर ए पोजीशन पे और दूसरा है बी पोजीशन पे। उसने क्या करा, इस एल्युमिनियम के पाइप पर एक सिरे पर पत्थर से आघात करा। उसने क्या इसको मारा पत्थर से। जब उसने इसको मारा तो दूसरे सिरे पर जो बालक था उस तक क्या हुआ, इसकी वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। कुल मिला के हमको समय बताना है, टी बताना है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बताना है, T1 और T2। ठीक है, हमको T1 और T2 बताना है। तो T1 कब बताना है, क्योंकि देखो उसने जब पत्थर से उसने मारा ना, इस पे एल्युमिनियम पे मारा, पाइप पे मारा, तो एक तो जो ध्वनि गई वो वायु से गई, दूसरी गई एल्युमिनियम के पाइप से होते हुए। तो T1 मान लेते हैं हम एयर के लिए। ठीक है, एयर के लिए मान लिया हमने V एयर, यानी कि जो वेलोसिटी है वो एयर में कितनी होती है ये आपको ये पता होनी चाहिए 346 मीटर पर सेकंड। और एल्युमिनियम में कितनी होगी, इसको लिख लेते हैं V, एल्युमिनियम में कितनी होगी 6420 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इतना हमारा हो जाएगा। अब हमको बताना, हमने माना कि जो पाइप है उसकी जो लंबाई है वो है L और उसने टाइम लिया कितना, T1 टाइम लिया है। तो हमको पता है कि हमने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा है हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली, चाल = दूरी बट्टे समय, यानी कि V = D/T। ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। तो D यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा L, और यहाँ पे हमें निकालना था T1, तो T1 इधर चले जाएगा, V इधर आ जाएगा। तो D हमारा है यहाँ पे L और V हमारा कितना है 346। एयर के लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे T2 निकाला। T2 किस तरीके से निकलेगा, वही देखो उसकी लंबाई तो सेम ही रहेगी, L ही रहने वाली है। तो L/ सिर्फ इसकी क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी 6420। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था अनुपात। अनुपात निकालने के लिए क्या करो, T1/T2 कर दो। तो T1/T2 ये हो जाएगा L/346/L/6420। तो L से L कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा। आपको पता है जब ऊपर जाता है तो भिन्न पलट जाती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको देख लेते हैं अच्छे से। L कैंसिल हो चुका है, 1/346 है इंटू 6420। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 18.55। ठीक है, /1, नीचे 1 हो जाएगा। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर किसी को ये समझ में नहीं आए कि ये कहाँ से आया तो कमेंट में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यानी कि न्यू हमको दे दिया। न्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे। न्यू कितना दिया गया हमको
100 हर्ट्ज़। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो टाइम को हमको दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? 60 सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो देखो हमको पता है कि आवृत्ति हमारी क्या होती है कि 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, यानी कि हमको क्या दे दिया गया? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, यानी कि वाइब्रेट कितनी बार हो रहा है? वो 100 बार हो रहा है। तो हमको क्या निकालना था? 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में यानी कि क्या हो जाएगा? 100 × 60, क्योंकि 1 सेकंड में 100, तो 60 सेकंड में इसको गुणा कर दोगे, निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 6000 बार। तो 6000 बार क्या करेगा? कंपन करेगा। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका कि V यानी कि क्या होता है हमारा? ν N/T। इस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। तो n हो गया इसमें हमारा कंपनों की संख्या, और t हो गया टाइम, और न्यू हमको पता है, न्यू क्या है हमारा? आवृत्ति। तो यहाँ से निकाल लो n = न्यू कितना दिया गया है? 100, और t कितना दिया गया है? 60, है ना। तो यहाँ से निकाल लो, तो ये सेम ही आएगा आंसर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा 500 ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? तो जो जो चीज़ें हमको दी हैं एक बार उसको लिख लेते हैं। हमको दी गई है ऊंचाई 500 मीटर ऊंची मीनार है, तो हाइट = कितनी दे दी? 500 मीटर। और हमको पता है कि जी, वैसे क्वेश्चन में भी आपको गिवन है जी गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जी = 10 मीटर/सेकंड²। और देखो पत्थर से नीचे गिराया जा रहा है। हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो u = हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0, तभी तो वो गिराया गया। तो प्रारंभिक वेग = उसका क्या हो गया? 0। और हमारा जो हमने बोला कि जो इसमें समय लगेगा, वो समय लगेगा पत्थर को गिरने में, वो हमने मान लिया t1। समय = हो गया हमारा कितना? t1। तो देखो अब जब हमको दूरी और हमको जब इतने सारे पैरामीटर दिए हैं और हमको निकालना है टाइम, तो हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा? अगर आपने बल तथा त्वरण वाला यानी कि फोर्स एंड एक्सीलरेशन वाला चैप्टर नहीं देखा है, वहाँ आप एक बार उस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए। आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे हम तीनों इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन हमारे लिए बेस्ट रहती है, उसको चूज़ करते हैं। तो टाइम = हमारा, हमें पता है हमारे लिए दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बेस्ट रहेगी, h = ut + ½ gt²। तो उस समीकरण को रख देते हैं यहाँ पर, h = ut + gt²। तो वैल्यू पुट कर दो। h आपको दिया गया है 500, t हो गया हमारा 0, क्योंकि u 0 तो t मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ½ g दिया गया हमको 10, और t² हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो? वैल्यू पुट जब आप करोगे तो देखो 2 पंजे 10 और 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 5 और 1 0। तो t² हमारा आ गया 100। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो एक बार अच्छे से बैठ के सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। मैं बेसिकली 9th वाले बच्चों के लिए चीज़ कह रहा हूँ, आप 1 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। t = 100, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट हैं ही, उनके लिए तो बस रिवीजन चल रहा है। तो t = 100, और हमारे साथ यहाँ से t आ गया 10 सेकेंड। t हमारा आ गया यहाँ से 10 सेकेंड, सॉरी t1। ठीक हो गया। अब बात करते हैं t2 की। तो अगर किसी को t1 t2 समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, एक मीनार है यहाँ पर h ऊंचाई की। उसने क्या करा, यहाँ से एक पत्थर फेंका। ठीक है, यहाँ पे है हमारा तालाब। तालाब में जब उसने पत्थर फेंका तो t1 वो बोल रहा है कि उसको ध्वनि कब सुनाई देगी। वो तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, चोटी पर ध्वनि कब सुनाई देगी? तो जब उसने यहाँ पे पत्थर फेंका तो t1 समय उसने लिया, और पत्थर फेंकने के बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुछ ट्रैवल किया होगा पत्थर को, तो वो समय हमने अब निकाल लिया है। अब जब इसने पत्थर यहाँ पे टकराया, उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होगी वही तो उस तक पहुँचेगी। तो वो समय हमने क्या माना, जब ध्वनि जो यहाँ से जा रही है और यहाँ तक पहुँची, तो वो टाइम हो गया हमारा t2। तो अगर हम t1 + t2 को जोड़ देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ से ध्वनि इस चोटी पर पहुँचने पे कितना टाइम उसने लिया। तो t2 हम निकाल देते हैं। t2 = क्या हो जाएगा हमारा? देखो हमने देखा था चाल = दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला, यानी कि समय = यानी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन चाल, यानी कि v। तो डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी इसमें हमारी h, है ना, और चाल हो जाएगी हमारी v। तो h कितना है 500, और v कितना है हमारा 340। ये हमको पता है कि जो इसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है 340। तो = क्या आ जाएगा हमारा, जब उसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 1.47 सेकेंड। पहला आया हमारा t = 10 सेकेंड, दूसरा आया 1.4 सेकेंड।
तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, इस पत्थर को यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगे थे 10, लेकिन ध्वनि को पहुँचने में जब इससे पत्थर टकराया कितना सेकंड लगा, सिर्फ 1.4 सेकंड। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपका समय निकल जाएगा। कितना कितना है हमारा, पहला है 10, दूसरा है 1 पॉइंट, इसमें 10.0 और 1.47 ऐड कर लो, 7 4 10 1 11। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, 11.47। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लो, टाइम बच जाता है 339 मीटर पर सेकंड। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा हमको दे दिया कितना, 1.5 सेंटीमीटर, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, क्या निकालना है हमको, न्यू। तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। तो हमको बताना है न्यू, ठीक है। क्या ये श्रव्य होगी, वो तो हमको जब हमारी आवृत्ति निकलेगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे क्योंकि कि वो श्रव्य है या नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, हमारे लिए श्रव्य होती है। ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी, V = न्यू लैम्डा, है ना। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, आपको रट लेना है, आपके हमेशा काम आएगा। V = न्यू लैम्डा। तो हमको क्या बताना है यहाँ से, न्यू। तो न्यू = लैम्डा इसके अपॉन में चले जाएगा, क्या हो जाएगा, V/लैम्डा। तो V हमको दिया गया है 339 और लैम्डा हमको दिया गया है 1.5, ठीक है। ये है सेंटीमीटर में। आप इसको मीटर में जब चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.015। आप इसको चेंज कर लेना, चेंज करना आपको आता होगा। क्या करोगे, 1000 से आपको क्या कर देना है, ये डिवाइड कर देना है, किसको, इसको ऐसे करके डिवाइड कर लो। चलो मैंने यहाँ पे बता ही दिया। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। बात करते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 339। और देखो जब हमको यहाँ से डेसिमल हटाना होता है तो डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 1 लगा के 3 0 लगा दो। 3 नंबर है ना, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, आपका यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 15। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। मैं आप सीधे लिख देता हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो लेंदी हो जाता है। ये आ जाएगा 22,600 हर्ट्ज। मैं इसको पहले ही सॉल्व करके बैठ चुका हूँ, यहाँ पे रख चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारी देखो इससे ज़्यादा आ रही है, तो ये क्या है हमारा 20,000 से ज़्यादा आ गई, तो ये हमारे लिए श्रव्य नहीं होगी, हम इसको सुन नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है तो और उनकी प्रतिध्वनि, देखो इसमें क्या रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है, ठीक है। ये सेकंड है, यहाँ पर ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी इतनी हो तो ध्वनि की चाल बताओ। देखो हमको डी यहाँ पे कितना दे दिया, दूरी दे दी हमको 3625 मीटर, और प्रतिध्वनि का समय कितना दिया गया है, समय T = 5 सेकंड। और हमको बताना है पानी में ध्वनि की चाल, तो हमको क्या बताना है, V हमको बताना है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, अगर आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है तो स्कूल पहुंचने में आपने 2 किलोमीटर लगाए, और उसके बाद आप स्कूल से जब आप घर पहुंचोगे तो फिर से 2 किलोमीटर का ट्रैवल किया, तो आपने कितना ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर का। तो उसी तरह यहाँ पे भी कितना ट्रैवल हुआ, 2D। तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूले में लगा देते हैं। D = हो जाएगा हमारा V × T, 2D = हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी, 2D। तो D = क्या हो जाएगा, V × T/2। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं जो हमको चीज़ें दी गई हैं। D हमको दिया गया था 3625, तो यहाँ पुट कर लो 3625 इंटू, मैंने D से इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी T, और यहाँ से हमको क्या निकालना था, V निकालना था। तो V = हमारा यहाँ से कितना हो गया, 3625। T कहाँ पहुँच जाएगा, इसके अपॉन में जब पहुँचेगा कितना हो जाएगा, 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1450, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आया हमारा आंसर, मीटर पर सेकंड, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक यू आज के लिए।